मैं शासकीय महाविद्यालय गैरतगंज जिला रायसेन में सहायक प्राध्यापक पद पर हूँ। आज हम लोग कक्षा बीकॉम वर्ष प्रथम में प्रश्न पत्र शीर्षक वित्तीय लेखांकन इकाई 1 में रोजनामचा तैयार कैसे किया जाता है उसको सीखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। आप इसको पढ़ने के बाद क्या क्या सीख पाएंगे वो जान लेते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख पाएंगे कि जान पाएंगे कि रोजनामचा का क्या अर्थ होता है, रोजनामचा क्या होता है, खातों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के खाते होते हैं, और रोजनामचा का नियम क्या होता है ये भी जान पाएंगे आप। इसके अलावा आप रोजनामचा का प्रारूप क्या होता है, कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी जान पाएंगे आप। ठीक है, आप शुरू करने से पहले हम जान लें कि रोजनामचा तैयार करने से पहले कुछ विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः आप इस वीडियो को तभी देखें जब इन विषयों को आप जानते हों, अन्यथा आप पहले इन विषयों के बारे में जानें, उसके बाद आप फिर ये वीडियो आगे चालू करें। चलिए जानते हैं पहले क्या क्या चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है रोजनामचा तैयार करने से पहले। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है विभिन्न लेखांकन शब्दावलियाँ जो हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी विभिन्न लेखांकन शब्दावलियों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग शब्दावली का अलग अर्थ होता है और उस अर्थ से संबंधित सिद्धांत होते हैं, इसलिए शब्दावलियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। और क्या आवश्यक है, लेखांकन की अवधारणाओं और परंपराओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि लेखांकन एक विज्ञान है और विज्ञान कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से लेखांकन भी एक विज्ञान है और ये भी कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। तो उन सिद्धांतों, लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं का ज्ञान होना हमारे आवश्यक है, तब हम जान पाएंगे कि क्यों कोई चीज़ डेबिट होती है और क्यों कोई चीज़ क्रेडिट होती है। चलिए आगे जान पाएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम जो रोजनामचा करने जा रहे हैं उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली का शुरुआती ज्ञान आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, और अगला लास्ट है, हम लेखांकन प्रक्रिया को भी जानेंगे क्योंकि जो रोजनामचा होता है ये लेखांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अतः लेखांकन प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि रोज लेखांकन प्रक्रिया के किस हिस्से में जर्नल आता है इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए जान पाते हैं आगे हम जानते हैं कि लेखांकन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं और रोजनामचा कौन से चरण का हिस्सा होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखे की पहचान करना। लेखांकन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है लेखे की पहचान करना, और कैसे पहचान करते हैं ये हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। दूसरा चरण होता है लेखे को जब पहचान लेते हैं कि कौन से लेखे को लिखना है, कौन से लेखे को नहीं लिखना है, तो जो लेखा पहचाना गया है कि इसको लिखना है उसको हम लोग जर्नल में लिखते हैं, उसी को हम लोग रोजनामचा करना कहते हैं या रोजनामचा करना कहते हैं या लेखा करना कहते हैं। ठीक है, तो जर्नल में हम लिखेंगे, ये दूसरा चरण होता है, यानी रोजनामचा हमारे लेखांकन प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। अगला है खाता बही में लिखना। जब जर्नल में लिखे कर दिए जाते हैं तो इसको हम लोग खाता बही में लिखते हैं। प्रत्येक खाते का डेबिट और क्रेडिट हम लोग उस खाते में लिखते हैं और इसको हम लोग खाता बही में पोस्टिंग करना कहते हैं। जब खाता बही में हम प्रत्येक लेन देन को लिख लेते हैं तो प्रत्येक खाता के विषय के बारे में हमें ये जानना आवश्यक होता है कि उसका डेबिट शेष बचा कि क्रेडिट शेष बचा। इसको जानने के लिए हम लोग खाता बही तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तैयार मतलब जितने खाते होते हैं उतनी खाता बहियाँ होती हैं, उतने खाता बही के पेजेस होते हैं। अब मान लीजिए 10 खाते हैं तो 10 पेज होंगे खाता बही में। अब 10 पेज अगर हैं तो आपको अगर किसी खाते से संबंधित सूचना जाननी है तो कि डेबिट है कि क्रेडिट शेष बचा है, तो इसके लिए 10 पेज जो है, 10 पन्ने जो है आपको पलटने पड़ेंगे। इस असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग प्रत्येक खाते का जो शेष होता है उसके साथ एक विवरण बना लेते हैं जिसे हम लोग तलपट करते हैं और एक ही पेज में सभी खातों के शेष को दर्शाते हैं, जिससे हमें बार बार पन्नों को पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो 5वां चरण होता है लेखांकन प्रक्रिया का, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है और वो होता है अंतिम खाते तैयार करना। देखिए, चरण नंबर 1 से लेके और चरण नंबर 4 तक तो हर बार हम पूरे साल भर काम करते रहते हैं, लेकिन जो अंतिम खाते होते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये खाते वर्ष के अंत में ही तैयार किए जाते हैं और इन खातों के तैयार करने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है
वो होता है आर्थिक स्थिति, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाना कि हमारा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, वो कहाँ पर अभी कर रहा है। इसके बाद जो अगला अंतिम खाते जब बन जाते हैं तो हम उन अंतिम खातों और बहुत सारे लेन देनों के आधार पर हम खातों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद हम जान पाते हैं कि भाई क्या अच्छी बातें हुई इस साल और क्या अच्छी बातें नहीं थी, किन बातों को शामिल करना है, किन बातों को छोड़ना है। और इस प्रकार से एक प्रतिवेदन बना के हम प्रबंधक को सौंप देते हैं और प्रबंधक फिर आने वाले साल के लिए निर्णय लेता है। तो ये इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी रोजनामचा इस लेखांकन प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि चरण नंबर 2 का भाग है। चलिए हम अब आप जानते हैं कि रोजनामचा का क्या अर्थ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखांकन का दूसरी चरण जो कि क्या है, रोजनामचा तैयार करना। रोजनामचा का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। रोजनामचा वह प्रक्रिया है जिसमें सब व्यावसायिक लेन देनों को क्रमबद्ध तरीके से किसी निश्चित प्रणाली के आधार पर जर्नल में लिखते हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ हमने बिंदुओं को हाईलाइट किया है, कुछ बिंदुओं को इटैलिक में लिखा है जो इसकी विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो रोजनामचा पहली बात क्या है, एक प्रक्रिया है। रोजनामचा क्या है, इसमें सिर्फ व्यावसायिक लेन देनों को लिखना है। और क्या भाई, रोजनामचे में क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। और क्या भाई, रोजनामचा एक निश्चित प्रणाली के आधार पर जर्नल में लिखने का एक कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रत्येक चीज को। रोजनामचा का अर्थ क्या होता है इनको समझ लेते हैं पहले कि ये प्रक्रिया कैसे है। तो एक लेखा पूर्ण होने के बाद हम अगला लेखा करते हैं, वो पूर्ण होता है तो उसके बाद अगला लेखा करते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया बनती है। व्यावसायिक लेन देन कैसे है रोजनामचा, तो चलिए देखते हैं। व्यावसायिक रोजनामचा में हम सिर्फ व्यावसायिक लेन देनों को लिखेंगे। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो मुद्रा में वही लेन देन हम लिखने वाले हैं रोजनामचा में, रोजनामचा के माध्यम से, जिसमें मुद्रा में व्यक्त किए यानी ऐसे लेन देन जो मुद्रा में व्यक्त किए जाने योग्य हों, जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य, यानी ऐसे लेन देन जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य हो, और ऐसे लेन देन जिसमें निरंतरता होना अति आवश्यक है। अगर कोई लेन देन ऐसा है जिसमें निरंतरता नहीं, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास एक मोबाइल है और हमने कल दूसरा एक मोबाइल खरीद लिया और पुराने वाले मोबाइल को बेच दिया, उस पर 2-4 पैसे 2-4 हज़ार का लाभ हो भी जाए तो लाभ भी है, मुद्रा में भी व्यक्त हो रहा है, नहीं रुपये पैसे का भी लेन देन हो रहा है, पर तो ये कार्य हमारा नहीं है, हमारा डेली का काम नहीं है, हमारे इसमें निरंतरता नहीं है, इसलिए वो व्यावसायिक लेन देन की श्रेणी में नहीं आएगा और उसको हम लोग रोजनामचा में लेखा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये व्यावसायिक लेन देन की पहचान के 3 चरण हैं। अगर आप तीनों फुलफिल होते हैं, और भी कुछ चरण हैं जो कि डीप में अभी हम नहीं जाएंगे और आगे पढ़ेंगे कि और भी कुछ चरण हैं जो फुलफिल करेंगे तब वो व्यावसायिक लेन देन की श्रेणी में आएंगे, और जब व्यावसायिक लेन देन हो जाएगा तो उसको रोजनामचा हम कर देंगे। ठीक है, नहीं लिख देंगे बहियों में। हम आता है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि जो लेन देन पहले हुआ है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो लेन देन हुआ है उसको बाद में लिखेंगे, यानी तिथिवार लिखने का प्रावधान है और निर्धारित बहियों में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दिया। ठीक है, प्रणालियाँ, देखिए रोजनामचा करने में कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ सिस्टम का प्रयोग, कुछ प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। अतः हमें ये भी जानना आवश्यक है कि कई प्रकार के लेखांकन प्रणालियाँ होती हैं, बट हम यहाँ पर क्या प्रयोग करने वाले हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने वाले हैं। भारतीय लेखा प्रणाली भी है, एकहरा लेखा प्रणाली भी है, और भी कई सारी हैं, हाइब्रिड अकाउंटिंग सिस्टम भी होता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ दोहरा लेखा प्रणाली को जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेखांकन को अब शुरू करते हैं। लेखा रोजनामचा क्या होता है, तो बहियों में लिखने को सिंपल सी भाषा में रोजनामचा कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिखा कैसे जाए, तो हमने अभी बताया कि लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ नियम बताए गए हैं। वो नियम किस पर आधारित, खातों के आधारित है, यानी खातों पर आधारित कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर हम लोग लेखा करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि आधार खातों पर है, नियम खातों पर आधारित हैं, तो पहले खातों का विवरण देख लेते हैं, खातों का वर्गीकरण जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर नियम को जानेंगे कि क्या है। तो खाते भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं व्यक्तिगत खाते, दूसरे होते हैं अव्यक्तिगत खाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत खातों को देखते हैं, फिर हम अव्यक्तिगत खाते में आएंगे। अब व्यक्तिगत खाते में भी कई प्रकार के होते हैं, एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक खाते कुछ होते हैं, कुछ क्या होते हैं भाई, वैधानिक खाते होते हैं, और क्या होते हैं कुछ
रिप्रेजेंटेटिव खाते यानी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। बट यहाँ पर हमने सुविधा के लिए सिर्फ 2 ही खाते लिखे कि व्यक्तिगत खाते 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्तियों के खाते और वैधानिक व्यक्तियों के खाते। अब जानते हैं प्राकृतिक व्यक्तियों का खाते का मतलब होता है वे खाते जैसे आप और हम जो प्रकृति के जिसका जन्म हुआ प्रकृति के नियमानुसार, वो हमारे प्राकृतिक व्यक्तियों के खातों में अंतर्गत आता है। जैसे मोहन का खाता, सोहन का खाता, राम का खाता, दिनेश का खाता, गीता का खाता, सीता का खाता इत्यादि। अब वैधानिक खाते क्या होते हैं भाई, हमारे और आपकी तरफ से जो जन्म ना ले लेकिन उनके लिए कुछ विधिवत नियम हो, किसी नियम और कानून के तहत अगर उनका जन्म होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी एक व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होते हैं, वो वैधानिक स्थिति वाले होते हैं, वैधानिक व्यक्तिगत खातों में आते हैं। उनका निर्माण किसी नियम या कानून के तहत होता है, इसलिए उससे हम वैधानिक व्यक्तिगत खाते होते हैं। उन्हें भी हम एक व्यक्ति की तरह ही मानते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अस्तित्व किसी नियम पर आधारित होता है, किसी कानून पर आधारित होता है, उनके रजिस्ट्रेशन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक उदाहरण है बैंक का खाता। दूसरा है आपके स्कूल कॉलेज के भी खाते होते हैं, वो भी वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होते, लेकिन उसे हम व्यक्ति की तरह से समझते हैं। ठीक है, और भी जितने व्यावसायिक इकाइयां हैं वो भी एक तरह के वैधानिक व्यक्तिगत खाते होते हैं, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन कागज पर होता है, इसीलिए उसे हम वैधानिक व्यक्तिगत खाते हैं, व्यक्ति मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरा खातों के प्रकार में अव्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जो व्यक्तिगत नहीं है, अव्यक्तिगत हैं। सिंपल सी भाषा में अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से 2 प्रकार के होते हैं वो हम जान लेते हैं। व्यक्तिगत खाते में सबसे पहला खाता आता है वास्तविक खाता या संपत्तियों के खाते भी कहते हैं। वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जिसमें संपत्तियां होती हैं, जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं वो सब वास्तविक खाते में आते हैं, जो दिखती हैं, जो वस्तुएं हैं। ठीक है, और दूसरा अवास्तविक खाते, ऐसे खाते जो अवास्तविक होते हैं, बस किसी उद्देश्य वश इनको निर्माण किया जाता है, फिर वर्ष के अंत में बंद कर खत्म कर दिया जाता है। जबकि वास्तविक खाते वर्ष पर्यंत आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उसका शेष बचा रहता है। उदाहरण के रूप में वास्तविक खाते में या संपत्तियों के खातों में 2 प्रकार के खाते कौन से हैं, भूमि एवं भवन का खाता, फर्नीचर का खाता। अवास्तविक खाते में आय व्यय, लाभ हानि और दुनिया भर के और भी सब खाते होते हैं। खातों का वर्गीकरण में ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हमने 2 अलग सीखे थे, लेकिन सुविधा के दृष्टि से हम लोग मान के चलते हैं कि खातों के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता या संपत्तियों का खाता, और आखिर है अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। चलिए अब नियमों को जान लेते हैं, इन खातों से संबंधित क्या नियम हैं। तो ध्यान रखें, इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये 3 रूल्स कौन कौन से हैं, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते का डेबिट और क्रेडिट का नियम लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है वो भी लिखा हुआ है, नॉमिनल यानी अवास्तविक खाते का भी क्या नियम है वो लिखा। चलिए जानते हैं वास्तविक खातों के नियम के बारे में। वास्तविक खातों में हमने जैसे कि जाना था कि वास्तविक खाते वे खाते होते हैं जो संपत्तियों से संबंधित होते हैं। तो संपत्तियां क्या होती है, वस्तु होती है ना, तो वस्तुएं या तो आ सकती हैं या तो जा सकती हैं। कहाँ आ सकती हैं और कहाँ जा सकती हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे व्यवसाय में। व्यवसाय में अगर संपत्तियां आती हैं तो डेबिट करेंगे, और व्यवसाय से बाहर जाती हैं यानी व्यवसाय से बाहर जा रही हैं, व्यवसाय का मतलब मान लीजिए कोई रूम है, घर है, उसको व्यवसाय समझ लीजिए। और अगर कोई बाहर से संपत्ति घर के अंदर आ रही है, व्यवसाय के अंदर आ रही है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। जो भी व्यवसाय में आएगा उसे हम डेबिट कर देंगे। और अगर उस घर से हम बाहर बेच रहे हैं, बेच दे रहे हैं, भेज दे रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर दे रहे हैं, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो वस्तुओं की हो गई यानी संपत्तियों को भी, क्योंकि संपत्तियां आ सकती हैं या फिर जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आने और जाने के हिसाब से व्यवसाय में आएंगी तो डेबिट, व्यवसाय से जाएंगी तो क्रेडिट। इन सिंपल वर्ड्स आपके वास्तविक खाते का नियम है। व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है भाई, व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। तो व्यक्तियों के क्या गुण होते हैं कि व्यक्ति आ तो जा सकते हैं, साथ में लेन देन भी कर सकते हैं, यानी कि ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो व्यक्तियों को हम देखते हैं कि वो व्यक्ति ले रहा है कि दे रहा है, इस आधार पर नियम बना है, यानी लेने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी खाता आएगा व्यक्तिगत खाता तो देखेंगे कि वो ले रहा है कि दे रहा है, ले रहा है तो डेबिट, दे रहा है तो क्रेडिट करने का नियम है। और तीसरा है अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। अवास्तविक खाते में सब तो किसको किसको शामिल करते हैं भाई, तो जितने अवास्तविक नेचर के, अवास्तविक संपत्तियां, जितने अवास्तविक खाते होते हैं उनको शामिल करते हैं, जिसमें खर्चे होते हैं, लाभ हानियां होती हैं इत्यादि होती हैं।
डेबिट किसको करेंगे, तो जितने खर्चे हो रहे हैं और जितनी हानियां हो रही हैं उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि नुकसान है हमारा, और जो हमें फायदा पहुंचाएंगे उनको हम क्रेडिट करने वाले हैं, यानी जितनी आय हैं और लाभ हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जितनी हानियां हैं और खर्चे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, वास्तविक खाते आने और जाने के हिसाब से, व्यक्तिगत खाते लेने और देने के हिसाब से, अवास्तविक खाते खर्चों और आय के हिसाब से। इन सिंपल वर्ड्स ये इतना ध्यान रखें कि ये 3 प्रकार के नियम हैं। चलिए आगे अब जान लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, रोजनामचा का प्रारूप क्या होता है। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज सबसे पहले लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यानी कि ये हेडिंग होती है। जब भी हम जर्नलाइजिंग रोजनामचा करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या। अब किसके बुक्स होंगी एंट्री, तो ध्यान रखेंगे नेम ऑफ द, डाइजेस्ट करके लिखा वहां क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यानी जिस बिजनेस की बुक्स हैं, जो बिजनेस खुला हुआ है उसकी बुक में हम लोग एंट्री करेंगे। हम ध्यान से देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि व्यवसाय के पृथक्करण का अस्तित्व, जिसमें बताया गया है कि व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी ये 2 अलग अलग होते हैं। यहाँ पर व्यवसाय के स्वामी का नाम नहीं आकर के व्यवसाय का नाम आएगा जिस नाम से वो व्यवसाय चल रहा है, ठीक है। तो नेम ऑफ बिजनेस एंटिटी लिखेंगे। फिर फर्दर पीरियड एंडिंग ऑन, किस पीरियड के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उस पीरियड का या दो पीरियड के बीच के समय को फ्लो ऑफ पीरियड कहते हैं। तो जो भी जर्नल एंट्री होती है वो एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड के बीच में होती है। 1 महीने का समय हो सकता है, 1 हफ्ते का समय हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, मतलब इसमें कुछ पीरियड्स होते हैं, उसके बीच के जो भी लेन देन हुए होते हैं उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं। अब इसमें 5 कॉलम होते हैं, वो कौन कौन से 5 कॉलम है आपके सामने है। पहला होता है डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स होता है, तीसरा एलएफ होता है, चौथा अमाउंट डेबिट साइड का और 5वां अमाउंट क्रेडिट साइड का। डेट तो सभी को पता है कि तिथिवार जो कि लेखांकन है इसलिए डेट सबसे पहले आता है। तो जो पहले लेन देन होगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में लेन देन होगा उसको बाद में लिखना है। पार्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर्स में हम लिखते हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा और उसका नरेशन क्या होगा। नरेशन मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस ट्रांजेक्शन के बारे में, ये हमारे पार्टिकुलर्स में आता है। अब एलएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पेज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, तो जो भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो बाद में हम लोग पोस्टिंग करेंगे, तो वो किस खाता बही के पेज नंबर पर ये पॉइंट जाएगा उसको दिखाने के लिए हम लोग एलएफ का यूज करते हैं। और दूसरा है अमाउंट डेबिट साइड का और अमाउंट क्रेडिट साइड। इस प्रकार हम पाएंगे कि टोटल जो अमाउंट डेबिट है और क्रेडिट है वो बराबर होता है। अब मूल्यांकन हेतु प्रश्न जान लेते हैं कि रोजनामचा लेखांकन चक्र में आता है, कौन से चरण में आता है भाई, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में या चौथे चरण में। अभी आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया है कि रोजनामचा लेखांकन चक्र में का एक छोटा सा हिस्सा है और वो कौन से चरण में आता है, तो सही आंसर है दूसरे चरण में आता है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तिगत खाते का उदाहरण क्या नहीं है। ध्यान से देखना, व्यक्तिगत खाते का उदाहरण पूछा है, नहीं है, जो नहीं है। क्या बैंक खाते में आएगा उत्तर, क्या दत्त व्यय खाता होगा कि पूर्व दत्त होगा कि फर्नीचर है। देखिए बैंक खाता भी व्यक्तिगत खाता है, अदत्त व्यय खाता भी व्यक्तिगत खाता है, पूर्व दत्त व्यय खाता भी व्यक्तिगत खाता। तो क्या नहीं है भाई, तो फर्नीचर का खाता जो है वो व्यक्तिगत खाता नहीं होता है। तीसरा मूल्यांकन प्रश्न देख लेते हैं कि रोजनामचा में कितने कॉलम होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 कॉलम होते हैं कि 4 कॉलम होते हैं कि 5 कॉलम होते हैं कि 6 कॉलम होते हैं। तो रोजनामचे में कितने कॉलम बताए थे, 5 कॉलम। तो ऑप्शन क्या होगा, तीसरा सही होगा। चलिए और भी अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ बुक्स के नाम हम बता रहे हैं जो बहुत ही शानदार बुक्स हैं और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें वित्तीय लेखांकन RL गुप्ता सर और M राधा स्वामी सुल्तान चंद सन्स की ये बुक है, नई दिल्ली से पब्लिश होती है। उसी प्रकार से वित्तीय लेखांकन MC शुक्ला सर और TS ग्रेवाल और SC गुप्ता सर के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर सी बुक है जिसका पब्लिकेशन सुल्तान एंड सन्स ने किया है। ये भी नई दिल्ली का पब्लिकेशन है। तीसरी बुक है वित्तीय लेखांकन SM शुक्ला सर की है, जो कि बहुत फेमस बुक है, उत्तर प्रदेश साइड में साहित्य भवन पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, आगरा से। इसी प्रकार से अगली चौथी बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वित्तीय लेखांकन SN महेश्वरी सर के द्वारा लिखी गई, विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली द्वारा पब्लिश की जाती है। और एक सबसे बेहतरीन और बहुत ही अच्छी बुक है वित्तीय लेखांकन, जैन और नारंग सर द्वारा लिखी गई है, कल्याणी पब्लिशर की बुक है, जो कि अभी नई दिल्ली से आती है। थैंक यू सो मच फॉर केयरफुल लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।